जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में मैथ्स के पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न। तो मैथ्स में जो आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ्स के, और 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और प्लस में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस के। तो हमने यहाँ पे 30 प्रश्न लिए हैं मैथ्स के, बाकी ये सभी आपको अगले वीडियोज़ में मिल जाएंगे। क्योंकि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 30 के 30 एक वीडियो में कराना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो में आपको केवल 10 प्रश्नों को दिया है। इन सभी 10 प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व करना होता है, ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है हमारे पास में। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 20 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की जमीन पर 20√3 मीटर लंबी छाया पड़ती है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 20 मीटर एक ऊंचा बिजली का खंभा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो बिजली का खंभा है, इसकी जो छाया है वो 20√3 छाया है, ठीक है। ये 20√3 छाया है, और ये 20 मीटर ऊंचा लंबा मतलब ऊंचा जो है इसका खंभा, इसकी ऊंचाई है, ये लंबाई यानी। और यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी अगर हम इसे ऐसे ऐड कर देते हैं तो हमारे पास त्रिभुज बन जाएगा। तो सूर्य के हिसाब से जो उन्नयन कोण बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा, जो कि इसकी छाया पर है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं थीटा है ये एंगल, ठीक है। और कोई भी एंगल, त्रिभुज में जो एंगल हमें निकालना होता है, उसके जो सामने की भुजा होती है वो हमारा लंब होती है, ठीक है। और उसके नीचे वाली ये भुजा आधार हो जाएगी। तो हमें ये एंगल निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू पता करना है। तो थीटा यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे जो थीटा होगा वो हो जाएगा टेन, टेन के फॉर्मूले से निकालेंगे तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा लंब एल अपॉन में आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो देखो एल हमें यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर ऊंचा खंभा है। और जो हमारा आधार यहाँ पे है वो दिया गया है 20√3, इतने मीटर उसकी छाया है, यानी उसकी जो छाया की लंबाई है ये वो 20√3 है। तो देखो यहाँ से 20 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/√3। और टेन में जो 1/√3 है, ये कितने एंगल की वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है टेन में। यानी कि जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो पहला ऑप्शन यहाँ पे, हाँ, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो जो पहला हमारा यहाँ पे ऑप्शन था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है, जब किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 27 प्राप्त होता है, ठीक है। मान लो कोई संख्या है x, उसको अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो शेषफल आ रहा है, यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी पूरी, यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है वो 27 आ रहा है, ऐसा आप समझो पहले, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो उसी संख्या को 6 से विभाजित, पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 84 दिया गया है ये 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 84 को जब 6 से करेंगे तो 6 एक और ये 6 चौक, यानी 6 से 84 तो पूरा कैंसिल हो रहा है, यानी यहाँ पर तो एक भी शेषफल नहीं बचेगा अगर 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसका जो शेषफल यहाँ पे बचा है, इसको शेषफल को 6 से विभाजित करेंगे, जो आएगा वही वैल्यू हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें नॉर्मल सा, तो 6 से तो देखो 9 तो कभी शेषफल बचेगा नहीं, क्योंकि 6 से जो शेषफल बचेगा वो 6 से छोटा ही होगा ना, तो 9 तो हो नहीं सकता, और 7 भी नहीं होगा, यानी 9 और 7 तो होगी नहीं। अब ये दो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई ऑप्शन होगा, कैसे, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 27, 27 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 24, और बचेगा हमारे पास में 3, ठीक है, ये 4 बन गया ना, तो 3, यानी कि वो जो संख्या है उसको अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो 3 बचेगा। यानी जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है,
यदि x अनुपात में y बराबर है 3:2, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस का 3y अपॉन में 5x प्लस का 7y, तो इसका मान क्या होगा। देखो, जब हमें वैल्यू x अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन में y इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से देखो, अगर हम x की वैल्यू 3 मानते हैं तो y की वैल्यू हमें 2, ये वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में। सो यही वैल्यू हम ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें रख देंगे और हमारा जो इसका मान है वो आ जाएगा। कैसे, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे दी है, यहाँ मतलब देखिए 3 दिया गया है, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, फिर प्लस ये 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू 2 दी गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे, अपॉन लगाए 5। अब 5 में इंटू में यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y 7, उसके बाद y की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 6, ये इधर हो जाएगा ये भी 6, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे कितना हो जाएगा 15, और इधर ये प्लस का 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा 12, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 29, यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो 12/29। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर इसमें 3 दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/29, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न काफ़ी सिंपल है। प्रश्न कह रहा है कि असंख्यित आंकड़ों, यानी कुछ आंकड़े दिए गए हैं 5, 3, 24, 18, 35 और 16 की माध्यिका का मान क्या होगा। देखिए, माध्यिका कैसे निकाली जाती है। माध्यिका हमेशा जो ये संख्याएं दी होती हैं या जो आंकड़े दिए होते हैं उनको हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद वो जो आंकड़े हैं अगर उन आंकड़ों की संख्या सम है, यानी कि अगर सम जैसे मान लीजिए 2 है या 4 है या 8, 6, जो भी मतलब सम अगर है, तो क्या करते हैं, उनके जो बीच के दो मतलब आंकड़े होते हैं उनको जोड़ लेते हैं और उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तब क्या करते हैं, तो विषम में क्या करते हैं, जो आंकड़े दिए होते हैं उनका जो बीच का अंक होगा वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। चलिए पहले इसमें देखते हैं आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पे जो हमें आंकड़े दिए गए हैं ये सम है, ठीक है। तो सम है तो कैसे निकालेंगे, पहले इनको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो पहला 3 हो जाएगा, उसके बाद में 5, फिर इसके आगे बढ़ते क्रम में कौन आएगा 16, फिर 18, और उसके बाद में 24, फिर 35, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब देखो, इसके बीच में कौन से आंकड़े हैं, यहाँ पे बीच में 2 आंकड़े आ रहे हैं 16 और 18, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 16, 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/2, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, 17। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, 17, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 1/0.05 का 2/5 का मान किसके बराबर, यानी यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई, सिंपल से इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/0.05, ठीक है। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम 2/5 कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, दोनों को गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 25, ठीक है। इन दोनों का गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 25, और ऊपर है हमारा 200। 25 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 का 8 बार जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हमें वैल्यू ये इक्वेशन दी गई है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 वैल्यू 8 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 16 किलोमीटर 16 नहीं है 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। इसने कहा कि एक लैंप पोस्ट है जिसको ट्रेन 2 मिनट में पार कर रही है, तो यहाँ पे हमें देखो समय दिया गया है और चाल दी गई है। हमें निकालना क्या है, दूरी यानी ट्रेन की लंबाई ही यहाँ पे दूरी हो जाएगी। वो कैसे निकालेंगे, हमें चाल दी गई है
किलोमीटर प्रति घंटा में, समय है मिनट में, तो हम क्या करेंगे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और जो हमें चाल दी गई है इसको मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे में समय। तो चाल हमारे पास में है 60, इसको हम पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसका हम गुणा करा दिए। अब हमारे पास में समय कितना दिया गया है 2 मिनट है, तो इसको सेकंड में करने के लिए 60 से यहाँ पे हम गुणा करा दिए। ठीक है, अब देखो जैसे ही 60 से गुणा हुआ तो हम 18 से इसको पहले कैंसिल करते हैं, 18 से नहीं जाएगा, 6 से काटते हैं तो 3 बार जाएगा, इधर ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 से 1 बार गया और ये 3 से 2 बार, यानी हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, ये 2 का 4 हो जाएगा, 4 5 20 हो गया, और ये एक जीरो एक ये जीरो यानी 2 जीरो, और कुल मिला के हमारी जो ट्रेन की लंबाई या फिर कहें दूरी जो होगी वो 2000 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे 3 दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी 2 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, अगला प्रश्न दिया गया है cot 15 डॉट मतलब गुणा में यहाँ पे दिया गया है cot 75 डिग्री, उसके बाद इसी में है गुणे में cot का 60 डिग्री, और फिर से डॉट लगा यानी ये भी गुणे में है cot का 30 डिग्री, प्लस में इधर दिया गया है tan 45 डिग्री। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, कॉट अगर कॉट में दिया गया है 15 तो ये हमेशा बराबर होता है tan के 90 में से 15 घटा दो जितना आएगा यानी 75, ये वैल्यूज़ बराबर होती है, यानी कॉट 15 बराबर होगा tan 75 के। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉट को चेंज कर लिए tan में, इस वाले कॉट को पड़ा रहने देंगे यानी कॉट 75 पड़ा रहने देंगे। उसी तरह यहाँ से क्या करेंगे, कॉट 60 की जो वैल्यू है इसको चेंज करके tan में लिख देंगे और ये वैल्यू यहाँ पे पड़ी रहने देंगे। चलिए निकालते हैं कैसे, देखो इस तरह पहली जो वैल्यू दी गई है tan 15, इसको हम सॉरी cot 15, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं tan के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan 75 डिग्री, और यहाँ पे एक गुणे में है cot 75 डिग्री के। ठीक है, और उसके बाद में फिर से एक गुणे में है इधर cot 60, तो cot 60 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो cot 60 है तो cot 60 को हम लिख सकते हैं tan 30। ठीक है, अब यहाँ से इसके भी गुणे में यहाँ पे दिया गया है cot 30, तो cot 30 भी लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में प्लस में इधर दिया गया है हमारे पास में tan 45 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या है कि ये जो है हमारे पास जो इक्वेशन एक होती है ये कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये बराबर होता है 1 के। अब यहाँ पे अगर देखो tan 75 गुणे कॉट 75, तो ये तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू के हिसाब से आ गई, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे जो tan 30 और कॉट 30 है इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कुल मिला के जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ये, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी tan 75 और कॉट 75 और tan 30 कॉट 30 इस सब की 1 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे प्लस है tan 45 की वैल्यू हमारे पास में 1 ही होती है, यानी कुल मिला के जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है यही इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 4 वैल्यू 2 आ जाएगी इस इक्वेशन की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, बहुपद x² माइनस का 9x प्लस का 18 के गुणनखंड हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है गुणनखंड है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम x² माइनस का 9x और प्लस का 18 करें तो इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 18 ऐसी संख्या है, इसका पहले फैक्टर निकालो, उसके बाद उसमें जो आए मतलब कि जो संख्याएं आएंगी उनका गुणा कराने पर 18 आए और जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो ऐसी कौन संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं 6 और 3। अगर 6 3 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा और 6 3 का गुणा कराएंगे तो 18, यानी यहाँ से अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा x² माइनस का 6x इधर माइनस का 3x और ये प्लस का 18। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा x माइनस का 6, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा x माइनस का 6। अब देखो यहाँ से x माइनस 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस का 3,
यानी जो फैक्टर गुणनखंड इसके होंगे वो होंगे x-6 और x-3, या इसका आगे पीछे हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है 4 नंबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। x-3 और x-6 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 242, 634 और 358 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4 और 8 शेषफल देती है। यानी हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन सबसे, अगर इन सबको उससे विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारे पास में 2 बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, 8। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, इसको ऑप्शन से निकालते हैं। देखो अगर हम 7 से इसको हम सॉल्व करें, अगर 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे पहली वाली संख्या को, तो कितना हो जाएगा, ये 7 से 3 बार जाएगा, 70 से, है ना। हाँ, 3 बार गया 70 से। तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास में, इधर बच जाएगा 30। यानी यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है वो 30 बच रहा है, लेकिन बचना चाहिए हमारे पास में 2, यानी 70 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास में दिया गया है 35। अब देखो 35 को अगर नॉर्मली यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही थी। उसके बाद 45 है, पहले 35 का देख लेते हैं, उसके बाद पहले देखते हैं। एक मिनट, हाँ 35 को देखते हैं। अगर 242 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं, चलिए तो कितने बार जाएगा। देखो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 बार जाना चाहिए। हाँ चलिए देखते हैं 7 बार में कैसे जाएगा कि नहीं। 7, 35, 7 तिरिक 21, 24, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा ये 6 बार जाएगा। तो 6 का 5 से गुणा करा, ये 30 हो गया। ठीक है, फिर 6 तिरिक 18 और 18 तीन 21, यानी यहाँ पे जो हमारे पास शेषफल बचेगा वो 32 बचेगा, लेकिन शेषफल बचना चाहिए हमारे पास में 2, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगर इस तरह अगर 45 को देखते हैं, 45 से अगर कराएं भाग इसका, क्योंकि इसने बोला ना बड़ी संख्या का भाग कराना है, तो 242 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे तब कितना शेषफल बचेगा। यहाँ पर भी कर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 5 बार देखते हैं। 5 का 5 से गुणा हुआ, 5 25, 2 हासिल लग गया, 5 के बीच 2 22। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 5 है ना 12, 7। तो सिंपल से यहाँ पहले ही 7 आ रहा, तो आंसर 7 नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा इधर 17, यानी शेषफल 17 आ रहा, लेकिन शेषफल हमें बचना चाहिए 2, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पहली संख्या दी गई है 10, यही इसकी वैल्यू होगी। वो कैसे, चलो निकाल लेते हैं। आप 240 से इसको 10 से भाग देते हैं, 240 नहीं 242 है, 242 से इसको 10 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। देखो 10 से ये 2 बार गया, 20 हो गया। यहाँ पे बचा कितना, 4, 40, और 4 बार जाएगा तो सॉरी 40 नहीं, यहाँ पे 42 है ये। ठीक है, यहाँ पे 42 है, 4 बार जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन में हमारा जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 2, यानी 2 हमारा शेषफल आ गया। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, 10। 10 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि 242, 634 और 358 को अगर विभाजित किया जाए तो हमारे पास शेषफल 2, 4 और 8 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला और ये लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक खाली तालाब है, तालाब को पानी से भरने के लिए 2 पाइप हैं ए और बी लगाए गए हैं। पाइप ए अकेले तालाब को 70 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले इसे 80 घंटे में भर सकता है, यानी दोनों ही पाइप भरने का काम कर रहे हैं। यदि दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। देखो जब भी एक ही काम किए जा रहे हैं, अगर दोनों पाइपों से भरा ही जा रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन कैसे, इनको उल्टा करके। कैसे, देखो यहाँ पे 70 घंटे दिया गया है तो इसको 1/70 लिख देंगे। ठीक है, उल्टे हो गए ना, इसको अपन में आ गए, क्योंकि ये दोनों ही काम भरने का कर रहे हैं दोनों पाइप, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और दूसरी पाइप
80 घंटे में भर रही है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 560, और इधर अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 और इधर प्लस का 7, यानी कुल मिला के आ जाएगा ये 15/560। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है तालाब को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये जो समय है इसको उल्टा करेंगे, यानी 560/15। ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा समय हो जाएगा। कैसे, देखो 15, 15 से 3 बार जाएगा, ये 45 हो गया। यहाँ पे बचेगा कितना, 45 से 110 हो जाएगा, 110 यानी कि 15 सत्ते 105, 5 बचा 50। कैसे, यहाँ पे दशमलव लगा, 15 से 3 37.3 के, यही जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है यही वाला इससे मैच कर रहा है। आगे और करेंगे तो 3 ही आएगा, यहाँ पर भी 3 ही आएगा, यानी 37.33 घंटे लगेंगे। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो 37.33 घंटे में तालाब पूरी तरह से भर जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 10 ही प्रश्न लिए थे जो कि कवर कर लिए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।